हकीम आमिर रशीद साहब कुछ मसरूफियात की वजह से उनका मकाला तो पहले था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जिगर की एनाटोमी और फिजियोलॉजी के हवाले से अपना मकाला पेश करें। मोहतरम डॉक्टर आमिर रशीद साहब, इस वक्त हमारे साथ हज़रत मौलाना फजल हक साहब यूसुफी ये तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनको इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क़यादत की तरफ से भी इनको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको भी तशरीफ़ लाने में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को मेरा मुक़द्दमाना सलाम है और तमाम हाज़रीन को भी मुक़द्दमाना सलाम। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बोलने, सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम जो समझाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। और दुआ कीजिए कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले हमारे सीनों को खोल दे, हमारे लिए हमारे कामों को आसान कर, और ताकि हमारे कामों को आसान हो जाए, जो समझ आ जाए लोगों को, हम जो कहना चाहते हैं वो आसान हो जाए। ठीक है जी, आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जिगर के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चंद कलिमात हज़रत दोस्त मोहम्मद साबिक़ मुल्तानी साहब के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, हम यहाँ जितने लोग भी इकट्ठे हुए हुए हैं, ये हम लोग तमाम के तमाम तिब से मुंसलिक हैं। तिब कदीम भी मौजूद है और तिब जदीद भी मौजूद है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये सारा एलोपैथिक का दौर इस वक्त मौजूद है। तिब अपना दम तोड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप लोग अगर मौजूद हैं तो ये चीज़ का सबूत है कि अभी भी उम्मीद की किरणें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी इसकी बका की जंग लड़ी जा सकती है, अभी भी इसको बचाया जा सकता है, इस फन को बचाया जा सकता है। तो इस सूरत हाल में सबसे पहले दोस्त मोहम्मद साबिक़ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें आसान तरीन एक तरीका इलाज हमें मुहैया किया है, जिसके ज़रिए तशख़ीस का जो है ना तरीक़ाकार वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि अगर कोई बंदे की तालीम ज़्यादा हाई फाई नहीं है, उसका ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन अगर वो साबिर साहब की कुतुब का मुतालिया करे या कानून मुफीद आज़ाद नज़रिए को पढ़ने की समझने की कोशिश करे, तो उसके लिए तशख़ीस बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर किसी शख्स की तशख़ीस बेहतर हो जाए तो इलाज मुआवजा बहुत आसान ही हो जाया करता है। तो तशख़ीस बेसिक है हुक्मा के नज़दीक। तो साबिर साहब ने तमाम कितनी बेशुमार जो नब्ज़ें हैं पढ़ाई जाती हैं हिकमत की में, यूनानी में, लेकिन उसको शॉर्ट करके सिर्फ 6 नब्ज़ों में और 6 तहरीक में उसको बंद कर दिया है। तो जो बंदा सिर्फ 6 नब्ज़ों पर महारत हासिल कर ले, वो दुनिया के हर किस्म के मर्ज़ का इलाज कर पाएगा, उसकी तशख़ीस कर पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आज का अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है उसको प्ले कीजिएगा। अच्छा, जिगर के बारे में चंद चीज़ें देखिए। जिगर हमारा जिस्म का उज़्वे रईस है, हयाती अज़ा में से ये पहला रुकन है जो ग़िज़ा मुहैया करता है। दुनिया की कोई चीज़ जो जिंदा है उसके अंदर जिगर होना ज़रूरी है, और उसके अंदर हरारत और रतूबत पैदा होना ज़रूरी है। जिसके अंदर हरारत और रतूबत पैदा होती है वही चीज़ जिंदा है, और जिसके अंदर हरारत और रतूबत नहीं है वही मुर्दा है। तो जो चीज़ हमारे जिस्म में हरारत की जिम्मेदार है वो हमारा जिगर है, जो हमारा तग़ज़िया देता है, जो हमारा तस्फ़िया करता है, और जो तनकिया करता है वो हमारे जिस्म में हमारा जिगर ही है। इसलिए इसका कुलीदी किरदार है हमारे जिस्म की सेहत के साथ। अगर ये उज़्वे रईस, अगर किसी भी उज़्वे रईस में कोई बीमारी हो जाए, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। तो जिगर वो चीज़ है कि जो जान ले सकता है अगर उसको इलाज ना दिया जाए तो। अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं लिवर के साथ। सर आगे कीजिएगा। ये लिवर की एक शक्ल है, इसको हम आम तौर पे कलेजी कहते हैं, कलेजा कहते हैं अपने आम उर्फ़े आम में। उसकी तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है कि ये हमारे जिस्म का उज़्वे रईस है। आगे कीजिएगा। ये उसकी हमारी बॉडी में लोकेशन है। अगर आप ये देखें, ये हमारे दाएं पेट के दाएं साइड पर हमारे मौजूद होती है, और उसका कुछ हिस्सा हमारे बाएं मैदे के ऊपर भी आता है। और इसका जो वजन है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब वजन होता है जिगर का हमारे एक आम बॉडी के अंदर।
आगे अब ये देखिए कि पसलियों के पीछे आपको नजर आ रहा है कि अगर इसको हड्डियों के पीछे से देखा जाए तो लिवर की पोजीशन ये है, जहां पे आपको दिखाई दे रही है कि ये मेदे से ऊपर और हमारे दाएं साइड पर मौजूद है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा जो जिगर है ये मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स पे या टुकड़ों पर मुश्तमिल है और इसके 8 टुकड़े हुआ करते हैं और सबके नाम आपके सामने मेंशन है। मुख्तलिफ किस्म के इसके सेगमेंट्स हैं और मुख्तलिफ इसके लोब्स हैं और हर लोब का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, अब जिगर के अगर फंक्शंस देखे जाएं तो आपके सामने मौजूद है, एक एक करके हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अतिबा के लिहाज से अलग सूरत हाल है और डॉक्टरी के हवाले से मुझे बताया गया कि मुझे बयान करना है। तो ये फंक्शन ऑफ लिवर अगर हम देखेंगे तो इसका पहला काम बाइल प्रोडक्शन करना है, सफरा का पैदा करना इसका पहला काम है जिगर का। दूसरा काम एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, ये हमारी बॉडी में जो सफरा पैदा करते हैं उसका एक हिस्सा है बिलिरुबिन, वो भी पूरे जिस्म में पैदा करने का जिम्मेदार जिगर है हमारा। अगला इसका फंक्शन देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, यानी कि हम जो चीज भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हम कुछ भी खाएंगे उसको हजम करने का तरीका जो है वो जिगर ही के पास है। जिगर जिस्म में तमाम किस्म की अखलात को पैदा करने का जिम्मेदार है, खा वो सफरा है, बलगम है, खा वो सौदा है, उसकी पैदाइश और उसका बनना और उसका पुख्ता होना अखलात का वो जिगर के साथ मुंसलिक है। अगला पीछे कीजिएगा प्लीज। एंजाइम एक्टिवेशन, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ खामरे और अफजाजात पैदा होते हैं और तमाम किस्म के गुदुद जो है वो लिवर के ताबे होने की वजह से उनके अंदर एंजाइम की प्रोडक्शन का मेन जो जिम्मेदार है वो हमारा लिवर होता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में कुछ चीज़ों को स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको भी हमारा जिगर ही स्टोर करता है। और अगर हमें लंबे अरसे के लिए खुराक ना मिले, पानी ना मिले, तो फिर भी हमें ज़िंदगी देने के लिए हरारत और तग़ज़िया मुहैया करता है, इसलिए इसका काम स्टोरेज का काम भी है। और हमारे जिस्म में जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं उसमें प्लाज्मा प्रोटीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कैरेक्टर प्ले करता है और हमारा खून को गाढ़ा करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर भी ये पैदा करता है। और शुगर को तमाम जो चीज़ें होती है हमारे जिस्म में जो शुगर कन्वर्शन होती है उसका सारा जिम्मेदार हमारा लिवर है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हम खाते हैं, अच्छी चीज़ खाएं, बुरी चीज़ खाएं, गली हुई खाएं, पकी हुई खाएं, तो उसको जब तक उसके जहरीले असरात अगर जिस्म में रह जाएं तो इंसान की बीमारी शुरू हो जाती है। तो जो लिवर है सबसे पहले वो उसका बड़ा काम डिटॉक्सिफिकेशन है, हमारे जिस्म से जहर को निकालना है और हमारे जिस्म की प्योरिफिकेशन है, उसका तस्फिया करना है। क्योंकि जब तक हमारा जिगर काम करता रहेगा हमारे अंदर जहर नहीं पलेंगे और हमारे जिस्म में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो मौजूद नहीं रहेगा। ये हमारे लिवर का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अब अगर कोई किसी का जिगर बीमार हो जाता है तो इसमें से ये 4 वजूहात जो है बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी का जिगर जो है वो बीमार हो सकता है। सबसे पहले इन्फेक्शन, अगर जिगर में हमारे खाने पीने की वजह से, मशरूबात या माकूलात की वजह से कोई बीमारी होती है तो वो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया और वायरस लेकर आती है और उसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी के जो अमराज हैं वो लाहक हो जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन एक रीजन है जिगर की बीमारियों का। दूसरा है जी इम्यून सिस्टम एबनॉर्मेलिटी, ये हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक मुआलिज बैठाया हुआ है, एक जो खुद ब खुद हमारे जिस्म के तमाम सिस्टम्स को रेगुलेट करता है और उनको चलाता है और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। और अगर हमारे जिस्म के अंदर वो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए या एबनॉर्मल हो जाए या वो गैर फाल हो जाए तब भी हमारा जिगर जो है वो काम करना छोड़ देता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगला है जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैंसर की ग्रोथ हो जाती है, कैंसर हो जाता है। कैंसर का मतलब आमतौर पे कुछ लोग और समझते हैं, असल में कैंसर ये है किसी भी चीज़ की ग्रोथ का, किसी के सेल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा और तेज़ी से बढ़ जाना, ये कैंसर कहलाता है। और उसका जहर बहुत तेज़ी से फैल जाना कि उसको रोकने से जो दवाइयाँ दे रहे हैं दवाइयों का असर कम होता है, उसके बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है और अक्सर जानलेवा साबित होता है, इसलिए उसको कैंसर कहता है। जिन लोगों में कैंसर किसी भी किस्म का हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में होगा तो उनको
लिवर की डिजीज हो सकती है, उसका डिफेंस सिस्टम कमजोर हो सकता है। और आखिर में है जी जेनेटिक का मतलब ये है कि ये विरासती तौर पर अगर वालिदैन के जिगर कमजोर हैं, उनके बीमारियां हैं, तो उनके बच्चों में भी बीमारियां होने के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। ये फैक्टर्स हैं जो बीमारियां जिगर की पैदा करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर किसी में ये देखना हो कि उसमें जिगर की बीमारियां हुई भी हैं कि नहीं, तो उसके कुछ अलामात अगर हमें नजर आ जाएं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जिगर का मरीज हो सकता है। सबसे पहले उसके स्किन एंड आई कलर अपीयर येलोइश, यानी कि उसकी आंखें और जो स्किन है, जिल्द है, वो पीली होना शुरू हो जाएगी बिलिरुबिन की ज्यादती से, सफरा की ज्यादती से। उसके हाथ, पांव, नाखून, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। ये लिवर की डिजीज की पहली निशानी है। और इसके अलावा जो बंदा जिगर का मरीज होगा उसको एब्डोमिनल पेन होगा, उसको पेट में दर्द जरूर होगा, और उसको जहां पर जिगर की पोजीशन है वहां पर उसको स्वेलिंग महसूस होगी। ये दूसरी अलामत, मेन अलामत जो है जिगर की तरफ आइडेंटिफाई करती है। तीसरी इची स्किन, यानी कि उसको अपने जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पे और स्पेशली जिगर के हिस्से पे खारिश महसूस होगी, बार बार वो बिला वजह खारिश करेगा। वो जिगर की बीमारियों में से एक अलामत है उसकी। और पेल स्टूल कलर, यानी कि उसका जो पखाना होगा वो इंतहाई येलो कलर का आएगा, येलो कलर का जो कि एबनॉर्मल कलर है और सफरा की जाति को शो करता है। अगला जी क्रॉनिक फैटिग, वो बंदा जो बंदा हर वक्त थका थका सा महसूस करेगा और उसमें एनर्जी लेवल कम हो चुका होगा, ये एक अलामत हो सकती है लिवर डिजीज की। नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि उस बंदे को हर वक्त मतली और उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको उल्टी आने वाली है, उसकी खुराक कम हो जाएगी, खाना पीना उसका कम हो जाएगा, और उसका नोजिया और वॉमिटिंग, उसको दोनों मुसलसल उसकी हर वक्त उसकी तबीयत में मौजूद रहेंगे। ये भी जिगर की अलामत है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उस बंदे की भूख उड़ जाएगी। जिस बंदे की भूख उड़ जाएगी वो जिगर का मरीज कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे टेंडेंसी ऑफ ब्रूस इजीली, यानी कि उसको आसानी से कोई चोट लग जाती है तो वो ठीक भी नहीं होती है, तो उसकी वजह से ये भी एक जिगर की अलामत हो सकती है जी। और आखिरी जो बात है कि उसके जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाएगा, खा उसके टखनों में, खा उसके हाथों में, खा उसके पेट में। जहां पर किसी की अचानक किसी बंदे का नॉर्मल वेट से वेट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए तो उसमें लिवर की या जिगर की जो अंसर है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे कीजिएगा। अब हमारा जो जिगर है, पूरे जिस्म में हमारा जो सिस्टम चलता है वो हार्मोन्स के तहत चलता है। जो भी गुदुद होता है वो अपनी रतूबत पैदा करता है, और जो रतूबत होती है वो कोई ना कोई किसी न किसी उज़्व पर जाकर अपना असर करती है, तभी जाकर वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वहां पर काम करता है। अब हमारे जिगर में आमतौर पर जो कहा जाता है, इसमें तकरीबन 8 के करीब एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं जो भी ये पैदा करता है। अब उसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक ये कि जिनको वो डायरेक्ट पैदा करता है, दूसरा वो जिनको वो एक्टिवेट कर देता है, यानी कि कुछ हार्मोन कहीं और पैदा होते हैं लेकिन जिगर उनको एक्टिवेट कर देता है, नहीं तो उससे पहले वो काम नहीं कर पाते। अब ये देखिए, जैसे ये सबके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला जो एंजाइम है उसका ताल्लुक गट के साथ है, यानी कि हमारा जो चीज हमारे मैदे से निकलकर आंतों में आती है, सबसे पहले उसको अल्कलाइन करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो पहला हार्मोन है, और वो सीधा उसका असर हमारे गट के ऊपर होता है, और ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला देखिए, इंसुलिन हमारा जो एक फैक्टर है, इंसुलिन को डायरेक्ट प्रोडक्शन हमारा जिगर करता है, और इसका ये यूबिक्विटस का मतलब है कि ये पूरे जिस्म के अंदर जहां जहां भी हमारा ये मेटाबॉलिज्म का अमल हो रहा है वहां ये वाला एंजाइम एक्टिव रहता है। ये आजकल डॉक्टर्स ये टेस्ट भी करवाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवाया जाता है जिगर की अफाल को चेक करने के लिए। अब अगला आपने सुना होगा एंजियोटेंसिनोजन, ये वो एंजाइम है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे दिल के सिस्टम के अंदर अपना इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये इसके अलावा थायराइड, हमारे गले के अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं जो कि जिगर के ही मातहत हैं, तो वो आपने अक्सर सुना होगा किसी का थायराइड बढ़ जाता है, किसी का थायराइड कम हो जाता है, वो भी जिगर के मातहत ही काम करते हैं, और ये भी मेटाबॉलिक एक हार्मोन है। इसे आगे देखें, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के एक और हार्मोन का नीचे नाम लिखा हुआ है, और ये हमारे पैंक्रियास में होता है, गट में होता है, और ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के हिस्सों में होने की वजह से वहां अपने अफ़आल अदा करते हैं। अगले देखें सर, इसको लेस कर लीजिएगा, सबने देख लिया, इसको डिटेल में जाना मुश्किल होता है। अब अगर किसी बंदे को लिवर की डिजीज हो जाए तो एलोपैथी के मुताबिक 4 मराहिल से गुजरने के बाद वो बीमारी अपने इंतहा को पहुंच जाती है।
पहली जो स्टेज है उसकी इन्फ्लेमेशन की है, यानी कि उसको सोजिश होना शुरू हो जाएगी। पहली जो स्टेज है लिवर डिजीज की वो इन्फ्लेमेशन है, फिर उसको फिब्रोसिस कहते हैं। अभी आपको ये तमाम चीजें तस्वीरी शक्ल में भी नजर आएंगी, फिब्रोसिस, फिर सिरोसिस और आखिर में लिवर फेलियर, यानी कि ये वो स्टेज होती है, उसके बाद हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते। आगे कीजिएगा प्लीज। ये देखिए आपके सामने एक तस्वीरी प्रेजेंटेशन है, एक हेल्दी लिवर कैसा होता है, और अगर उसके ऊपर फिब्रोसिस हो जाए तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, और अगर उसको सिरोसिस हो जाए तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, और अगर लिवर में कैंसर हो जाए तो किस हालत में आ जाया करता है। आपने अपने घरों में कलेजिया वगैरह तो पकाई होंगी ना, जो कलेजिया बनाते हैं बकरे की या किसी गाय वगैरह की, उसकी हालत क्या होती है, लेकिन सब पीछे की जगह सुनना। लेकिन जब बीमार होता है तो उसकी अंदरूनी हालत ये हो जाती है। आगे कीजिए। अब ये देखिए उन्हीं डिजीजेस को मुख्तलिफ हालत में दिखाया गया है। शुरू में जो दिखाया गया लेफ्ट साइड पर, ये बिल्कुल हेल्थी लिवर की तस्वीर का एक हिस्सा है। आगे देखिए उससे बीमारी की अगली स्टेज जा रही है, और उससे अगली स्टेज, अगली स्टेज, अगली स्टेज, और जब आखिरी स्टेज पर उसकी हालत क्या हो चुकी है, उसमें कोई चीज नहीं रही है, कोई रतूबत उसमें नहीं बची है। आगे कीजिएगा नेक्स्ट। और ये देखिए आपने बहुत नाम सुना होगा कि फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर, फैटी लिवर। अब ये आपके सामने दो तस्वीरें हैं कि जो हेल्दी लिवर होता है और जब फैटी लिवर हमारे सामने आता है तो उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी होती है, उसका साइज भी बढ़ चुका होता है। ये फैटी लिवर की एक रियल पिक्चर है, जो हम आम तौर पर इसको क्योंकि चीर के लिए देखते हैं, हकीम लोग ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन अगर आप देखें तो उस फैटी लिवर को जिसका ठंडक की मिजाज की वजह से जिसके जिगर के ऊपर फैटी लिवर हो गया, उसकी अंदरूनी हालत ये हो चुकी होती है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये वो सिम्टम्स हैं जो एक फैटी लिवर के मरीज के ऊपर आ जाया करती हैं। आप इसको आप देख सकते हैं जी कि उसका सबसे पहले यूरिन का कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसका लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख लगना खत्म हो जाएगी, और फिर उसको हर वक्त नौजिया और वॉमिटिंग होगा। और आप इसके अलावा लिखा है पेल स्टूल, उसको स्टूल जो है वो बहुत येलो कलर का आएगा। फिर ये आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं, आज तो सामने आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है, मैं काफी दूर बैठा हूँ लेकिन ज्यादा नजर नहीं आ रहा। एनी हाउ नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। सर यही तमाम वो जो फैटी लिवर की जो कॉजेज है वो यहाँ पर मेंशन है कि हम लोग जो मेडिकेशन कर लेते हैं खुद, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारा जिगर पे आम तौर पर फैटी लिवर्स होते हैं, और हमारे ब्लड के अंदर जो फैट्स होती हैं उनकी वजह से हमारे फैटी लिवर हमारा क्रिएट हो जाता है। फिर जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के शुगर के जो लोग होते हैं, उनमें फैटी लिवर नॉर्मली डेवलप हो जाया करता है। और जो लोग बहुत मोटे हुआ करते हैं, गुद्दी जिनका मोटापा होता है, वो लोग भी फैटी लिवर के शिकार होते हैं। और जो लोग रैपिड वेट गेन करते हैं, यानी कि लॉस करते हैं, जो लोग जिनका वजन एकदम से कम होना शुरू हो जाए, वो भी एक केस जो है वो फैटी लिवर की तरफ इशारा करता है। और आखिर में देखें कि जेनेटिक इंटरफेरेंस, यानी कि आमतौर पे हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, वो भी फैटी, जो अगर वालिदैन में फैटी लिवर होगा तो बच्चों में होने के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अब ये जो फैटी लिवर है ये दो किस्म का होता है, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वो है जो लोग शराब के आदी होते हैं, उनके अंदर जो फैटी लिवर होता है वो अलग होता है। और हमारे जैसे पाकिस्तान का इलाका, हिंदुस्तान का इलाका है, यहाँ लोग ज्यादा शराब नहीं पीते लेकिन उनका भी फैटी लिवर हो जाता है। उसके अंदर ये सारी वजूहात जो मैंने बयान की हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें वेट गेन है, वजन फौरन बढ़ेगा, मोटापा है, हाई ब्लड शुगर्स हैं, डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलेशंस, जिनकी खवातीन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें फैटी लिवर्स होने के चांसेस होंगे। और कुछ खवातीन में ओवरियन सिस्ट्स डेवलप हो जाती हैं, वो भी फैटी लिवर की तरफ इशारा करती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। और कुछ ये चार और रीजंस हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीने के आदी हैं वो भी इसके शिकार होंगे, और जिनके अंदर फैट जमा हो जाए, जिनके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाए, अब वो नॉन अल्कोहलिक होती है लेकिन वो भी फैटी लिवर की वजह बनती है। और कुछ प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि हमारे डॉक्टर्स और हम खुद डॉक्टर्स के पास जाकर या मेडिकल स्टोर में जाकर दवाइयां लेने लग जाते हैं, जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से जिगर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आगे इसके अलावा कुछ हर्बल कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिगर के अफाल को और उसकी फिजियोलॉजी को मुतासर करती हैं। असल ये पीछे कीजिएगा, यहाँ ये वाला रिस्क फैक्टर्स, ये रिस्क फैक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अगर इनको अगर चलाया जाए तो इनकी वजह से फैटी लिवर और लिवर के प्रोसीजर्स जो हैं वो मतलब रिस्क पर होता है। अल्कोहल यूज हो गया, अच्छा, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, और जो हाँ ये जो हम लोग
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में या ब्लड की जो बोतलें लगती हैं उसमें अगर एहतियात ना की जाए तो ये जिगर के अमराज जो हैं वो लग जाते हैं। फिर जो लोग टैटूज बनाते हैं जिस्म पर, मुख्तलिफ किस्म के गुदवाते हैं और जो कुछ छिदवाते हैं, उनको लिवर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर इसके अलावा किसी का थूक, नाक या कोई बॉडी फ्लूइड या पसीना, अगर किसी को बीमार आदमी को किसी दूसरे के हेल्दी बंदे के करीब रखेंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा। और इसके अलावा जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अगर हम अपने जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हलाल करार दी है, अगर हम उससे हटकर कोई एक्टिविटी करेंगे तो हमें लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, सर्टेन केमिकल्स होते हैं, कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एक बंदा खुद सेंसिटिव होता है, उसकी वजह से भी लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आखिर में फैमिली हिस्ट्री किसी की होगी तो वो बीमार होगा। नेक्स्ट कीजिएगा सर। हमारे पास मेडिकल साइंस में हम लिवर डिजीज को डायग्नोज करने के लिए नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाते हैं, LFT करवाते हैं, इमेजिंग टेस्ट, CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो बायोप्सी करवाई जाती है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। ये वो ग़िज़ाएं हैं अगर जो बंदा खा लेगा तो उसको फैटी लिवर में तो इलाज वाले में आसानी हो जाएगी। आपके सामने सब चीज़ों को पहचानते हैं, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैटी लिवर का ग़िज़ाई इलाज है। आगे कीजिएगा। अगर किसी बंदे को फैटी लिवर के बाद लिवर फिब्रोसिस हो जाए तो उसके जिगर की हालत ये हो जाती है। आपके सामने इसकी हालत देखिए, इसके ऊपर कैसे वो स्कार्स बने हुए हैं। ये अंदर अंदरूनी हालत हो जाती है अगर लिवर को ट्रीट ना किया जाए तो। ये माइक्रोस्कोप से एक तस्वीर बनाई गई है जो आपको ये बताती है कि इसके अंदर सेल कितने जैसे जाला बन गया, उसका असल मैटर ही खत्म हो गया और ये जाले की तरह, मांझे की तरह ये बन गया। ये अगली डिजीज की तरह। अब ये देखिए, ये ऑपरेशन के दौरान एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट का असल जिगर दिखाया गया है। जब उसका पेट खोला गया तो हालत अंदर से जिगर की ये हो गई है। अब ये देखिए कितना तकलीफदेह अमर है कि आप उसकी जिगर की अगर आप हालत देखें तो इस हालत तक पहुंच जाता है और इंसान की तकलीफ किस हालत में होगी। नेक्स्ट कीजिएगा। और ये उस बंदे ने जिगर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसका निकाल कर इसका ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी जिगर की आप हालत देखिए। अपने जहन में असल कलेजी रखें जो हम खरीदते हैं बाजार से, और इसकी हालत देखें कि इससे बीमारी में इसका क्या हाल करती है। और ये देखिए वही अल्कोहलिक, जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनका लिवर इस किस्म का हो जाता है। अब हमारे पास आमतौर पे बड़ी कॉमन सी बीमारियों में हम लोग कहते हैं, जो इसको जानते हैं कि हेपेटाइटिस A हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, ये आगे F तक भी जाते हैं। ये असल में ये क्या है, ये वायरसेस हैं और इनकी मुख्तलिफ जो म्यूटेशनल प्रोसेस हमारे पास होती हैं उसकी वजह से हम उनके मुख्तलिफ नाम रख देते हैं। तकरीबन बीमारी की कंडीशन सेम है, लेकिन उनके आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब हेपेटाइटिस A आपके सामने है। अब ये हेपेटाइटिस A का जब हम रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, आपने टेस्ट वगैरह में देखा होगा HAV लिखा हुआ होता है। तो ये हेपेटाइटिस A का वायरस होता है, एक्यूट शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस A जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन बहुत शदीद होता है। अगली बात, हाईली कंटेजियस, एक से दूसरे को फौरन लगता है। दूसरी बात, ये हमारे ब्लड में और स्टूल में इसका वायरस डिटेक्ट होता है और इसकी आंखें हमारी और जो स्किन है वो येलो हो जाती है और ये आसानी से ट्रीटेबल है और हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली खुद ब खुद इसको ठीक करने की सलाहियत रखता है। अगर इसको सिर्फ ग़िज़ाई इलाज दिया जाए तो हेपेटाइटिस A ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा। कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस आपको लिख दिया, हमने बता दिया है। अगर कोई ज़्यादा खुराक खाएगा, ज़्यादा पकी हुई, ज़्यादा गली हुई, ज़्यादा पका हुआ फल खाएगा तो उसका हेपेटाइटिस A हो सकता है जी। और जो गंदे पानी में सब्जियां होती हैं उनकी वजह से हेपेटाइटिस A ज़्यादा हो जाता है। और जिसको हेपेटाइटिस A हो, अगर आप उसके साथ कोई जिनसी रिलेशनशिप रखेंगे तब आपको हेपेटाइटिस A होने के चांसेस होते हैं। गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस A हो जाता है। इसके अलावा जो किसी का पखाना से अगर आप पर टच हो जाए हेपेटाइटिस A के पेशेंट से, तो जिस पर टच होगा वो भी मरीज हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा। ये हेपेटाइटिस A का वायरस है जी और ये आपके सामने इसका वायरस की शक्ल है। आगे कीजिए। ये आंखें पीली आपको दिखाई जा रही हैं, ये हेपेटाइटिस A की निशानी है जी। नेक्स्ट, ये प्रिवेंशन हैं कि आप अल्कोहल कम कर दें, रिस्की बिहेवियर ना करें, साफ सुथरे रहें, वैक्सीनेशन करवाएं, दवाई टाइम कर लें और आप दूसरे लोगों से दूर रहें, उनकी फ्लूइड से और उनके बॉडी फ्लूइड से, और अपने खुराक को साफ सुथरा रखें, ढक के रखें और अपने जो स्प्रेज वगैरह होते हैं उनसे दूर रहा जाए और अपनी स्किन को कवर्ड रखें और एक हेल्दी वेट को मेंटेन रखें। नेक्स्ट कीजिए। ये हेपेटाइटिस B है जी आपके सामने, तकरीबन सेम चीज़ें हैं और इसलिए हेपेटाइटिस B वायरस को HPV कहते हैं।
और इसकी भी वही तकरीबन तमाम बीमारी है, लेकिन ये माइल्ड टू एक्यूट बीमारी है और ये तकरीबन 6 से 12 हफ्ते तक अपना असर शो करता है और इसकी 3 डोजेज अगर लगवा ली जाए तो वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाती है। आगे कीजिएगा प्लीज। ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है जी। नेक्स्ट कीजिए सर। ये सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस बी के, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप उसको तस्वीर ले सकते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि 6 महीने से ज़्यादा अपने महीने से जो दूर रहें उस पेशेंट के साथ, और उसके साथ क्या कहना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, उनसे आप दूर रहें, नहीं तो हेपेटाइटिस बी जो है वो हो सकता है। जो लोग इंजेक्शन फ्रीक्वेंटली लगवाते हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो लोग डायलिसिस के ऊपर हैं उनको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। ये हेपेटाइटिस सी है, सबसे कॉमन सबसे खतरनाक आप समझिए हेपेटाइटिस सी है, और इसमें HCV कहते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस जो इसको फैलाता है और ये ब्लड और इंजेक्शन के जरिए फैलता है और ये क्रॉनिक होता है और एक्यूट होता है, 2 से 6 महीने के अंदर अपना असर दिखाता है और इसके भी आंखें और जिस्म जो है वो पीला हो जाता है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये इसका हेपेटाइटिस सी का वायरस है। नेक्स्ट करें। ये स्कार बनाता था हेपेटाइटिस सी हमारे जिस्म के ऊपर, लिवर के अंदर। नेक्स्ट करें। अच्छा, सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस सी यही है कि आपको फ्लू होना शुरू हो जाएगा, बहुत थकावट महसूस होगी, भूख खत्म हो जाएगी, मैदे में दर्द होगा और आप बीमार महसूस करेंगे हर वक्त। नेक्स्ट कीजिएगा। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत से लोग उससे जान धो सकते हैं, अपने हाथ धो सकते हैं उससे। सर ये आखिरी तस्वीर मैंने लगाई है एसाइटिस। ये हमारे जिगर का वो मर्ज है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, जिसको इस्तिस्काए ज़की कहते हैं, और इसमें फ्लूइड रिटेंशन हमारी पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर पानी रुकने लगता है। और इसकी वजह क्या होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन, ब्लड का फ्लो हमारे जब जिगर की तरफ ज्यादा होता है तो इसका जो फ्लूइड उसको रोक नहीं पाता, तो वो हमारे जो जिगर के पर्दे हैं उनके अंदर रुकने के लिए आ जाता है, उसको पानी भरना कहते हैं। और ये इसके सिम्टम्स होते हैं जी, आपकी एंकल सूज, जो टखने हैं वो सूज जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, कमर में दर्द रहेगा और बैठने में तकलीफ होगी आपको और आप थके थके से महसूस करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। और ये सारे रिस्क फैक्टर आपको मालूम है। आगे करते हैं प्लीज। ये जिगर के अमराज, अगर हम जिगर के हवाले से देखें तो हमारे जो अतिबा इकराम और हमारी हिकमत के मुताबिक जिगर के अमराज आपके सामने मैंने मेंशन कर दी है। ज़ोफ़े जिगर हो सकता है, या काम हो सकता है, गुद्दी मोटापा हो सकता है, और उसमें अमास या सूजन जिस्म पर आ सकती है, अंग्रेजी पित्ता होता है, नफखे जिगर होता है, वर्मे जिगर होता है और दुम्बले जिगर होता है, यानी कि फोड़े बन जाते हैं हमारे जिगर के ऊपर, जिगर हमारा फूल जाता है हमारा, और फिर गर्दे जिगर और आखिर में जिगर का फड़कना। ये सारी वो मर्ज हैं जो अतिबा इकराम की टर्मिनोलॉजी में हमारे जिगर के साथ मुंसलिक होती हैं। आगे कीजिएगा। और अगर साबिर साहब की बात देखी जाए तो उन्होंने फरमाया कि इन दर्जों से गुजरने के बाद एक मरीज आखिरी दर्जे तक पहुंच जाता है, सोजिश, वरम, बुखार, ज़ुफ़, तकदीर, और आखिर में इस्तिख़ा होने के बाद जो उज़्व है वो लटक जाता है और बिल्कुल उज़्व मुअत्तल बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।